गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं विपेंद्र कुमार एग्जाम और ऑफलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम समास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने कल आपको व्याधिकरण तत्पुरुष समास पढ़ा था। आज हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे। तो हमने समानाधिकरण तत्पुरुष समास के बारे में जानना है क्या होता है। तो दूसरा क्या होगा, समानाधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो कल जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, व्याधिकरण था। आज जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो समानाधिकरण तत्पुरुष होगा। आज कौन सा होगा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। कल हमने पढ़ा था व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखो, इसके अधिकरण समान होते हैं। इसके अधिकरण समान होते हैं, अर्थात इसकी दोनों पदों की विभक्तियां, दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं। कैसी होती हैं, समान। और व्याधिकरण में कैसी थी, व्याधिकरण में अलग अलग हुआ करती थी। व्याधिकरण के दोनों पदों की विभक्तियां क्या थी, अलग अलग थी। लेकिन यहाँ पे जो पूर्व पद में जो विभक्ति होगी वही किस पद में होगी, वही आपको उत्तर पद में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका पहला उदाहरण देखते हैं, समानाधिकरण। इसका समानाधिकरण में पहला नंबर किसका आएगा, कर्मधारय समास। समानाधिकरण समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो हमने डाला कर्मधारय समास, ये समानाधिकरण के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं कर्मधारय समास कहां कहां पढ़ने को मिलेगा आपको। तो नंबर 1 हेडिंग डालो, विशेषण और विशेष में कर्मधारय। ध्यान रखना, जहां एक पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा तो वहां पे कौन सा समास होगा, वहां कर्मधारय समास होता है। जहां पर एक पद किसी की विशेषता बताता है और दूसरा विशेष होता है तो वहां कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो ध्यान रखना, जहां भी एक पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष होगा तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे हमने उदाहरण लिखा, कृष्णो सर्पः। क्या लिखा, कृष्णो सर्पः। ठीक है, कृष्णो सर्पः। अब देखो यहाँ पे सांप की विशेषता बतलाई गई है। सांप की क्या बतलाई जा रही है, यहाँ पे विशेषता बतलाई जा रही है। अर्थात सांप कैसा है, काला है। सांप कैसा है, काला। तो यहाँ पे सांप की विशेषता बतलाने के कारण कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, एक पद इसमें विशेषण है और दूसरा क्या है, विशेष्य। अतः कृष्ण यहाँ पे क्या होगा, विशेषण। कृष्ण में या काला, यहाँ कृष्ण का तात्पर्य काले से है। और सर्प तो जानते हो, तो क्या हो जाएगा इसके समास विग्रह, कृष्ण सर्पः, अर्थात काला सर्प। कृष्ण सर्पः, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, काला सर्प। तो सांप की विशेषता क्या बतलाई गई है, काला सांप है इसलिए। इसी प्रकार से हमने लिखा महादेव। क्या लिखा, महादेव। तो देखो यहाँ पे देव की विशेषता क्या है, वो महान है। देव की विशेषता क्या है यहाँ पे, वो महान है। इसलिए क्या हो जाएगा, महान च असौ देवः, अर्थात महान है जो देव, महान राजा। आगे हमने लिखा महाकवि। महाकवि, इसका विग्रह हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, महान कवि ही। ठीक है, दोनों ही रूपों में कर सकते हैं, महान चासौ लगा लो चाहे महान कवि कर लो। इसी प्रकार से हमने अगला लिखा नीलोत्पलम। क्या लिखा,
नीलोत्पलम। अब देखो उत्पल की यहाँ पे क्या विशेषता है, उत्पल की विशेषता क्या है, नीला है। उत्पल मीन्स होता है कमल, तो यहाँ पे कमल की विशेषता बतलाई गई, कमल कैसा है, नीला है, इसलिए इसमें भी कौन सा समास हो गया आपका, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, तो इसका समास विग्रह होगा नीलम उत्पलम। क्या हो जाएगा, नीलम उत्पलम। ठीक है, इसके समास विग्रह क्या हो जाएगा आपका, नीलम उत्पलम। तो इतनी पर्याप्त है ना इसके उदाहरण। अगला है रक्त कमलम। क्या हो जाएगा, रक्त कमलम। अर्थात कमल कैसा है, लाल, रक्त में यहाँ पे लाल है, तो क्या हो जाएगा, रक्तम कमलम। क्या हो जाएगा, रक्तम कमलम, अर्थात लाल कमल। कमल की विशेषता क्या है यहाँ पे, वो लाल है। इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखो पहला किसमें पढ़ा था, विशेषण और विशेष में कर्मधारय समास। ठीक है, अब दूसरा पढ़ेंगे हम उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में, और उपमान में कर्मधारय समास। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। कहने का मतलब इसका एक पद क्या होगा, उपमेय होगा, और दूसरा पद क्या होगा, उपमान होगा। ठीक है, जहां एक पद उपमेय हो और दूसरा उपमान हो तो वहां कौन सा समास होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसका होगा उपमा अलंकार में कर्मधारय होता है, उपमा अलंकार में कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ध्यान रखना, जहां भी उपमा अलंकार होगा तो उसमें एक पद क्या होता है, उपमेय होता है, और दूसरा क्या होता है, उपमान। तो जहां भी हमें एक पद उपमेय दिखी, दूसरा उपमान दिखी, तो समझ लो वहां पे कौन सा समास हो गया, आपका कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं इसके कौन कौन से उदाहरण होंगे। हमने लिखा घनश्याम, इसका विग्रह किसमें होता है, इसका विग्रह इब लगाकर होता है, इसका विग्रह इब लगाकर किया जाता है, इब लगाकर किया जाता है। ठीक है, इसका विग्रह किसमें होगा, इब लगाकर होगा। उदाहरण हमने लिखा घनश्याम, क्या उदाहरण लिखा, घनश्याम। ठीक है, अब श्याम की उपमा किससे दी जा रही है, बादल से दी जा रही है। श्याम की उपमा किससे दी जा रही है, बादल से दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, घन एब श्याम, घन एब श्याम। ठीक है, अगला है चंद्रमुखम। क्या हो जाएगा, चंद्रमुखम। अब मुख की तुलना किससे की गई, चंद्रमा से की गई, तो क्या हो जाएगा, चंद्र इव, चंद्र इव मुखम। क्या हो जाएगा, चंद्र इव मुखम। इसी प्रकार से हो जाएगा व्याघ्र पुरुष। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, व्याघ्र पुरुष इव, व्याघ्र पुरुष इव। अर्थात पुरुष की तुलना किससे की गई, व्याघ्र से की गई। पुरुष की तुलना किससे की जा रही है, यहाँ पर व्याघ्र से की गई। कोई पुरुष है वो व्याघ्र के समान क्या है, वो बलशाली है। तो यहाँ पर भी एक पद उपमेय हुआ, दूसरा क्या हो गया, उपमान हो गया, इसलिए कौन सा समास हुआ आपका, उपमा अलंकार
हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने लिखा सिंह पुरुषः, क्या लिखा, सिंह पुरुषः। अब देखो यहाँ पे पुरुष की तुलना किससे की जा रही है, सिंह से की जा रही है, शेर से की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, सिंह पुरुषः इव, ठीक है, सिंह पुरुषः इव। अगला है नरसिंह, अगला उदाहरण क्या होगा आपका, नरसिंह, तो क्या हो जाएगा, नर सिंह इव, नर सिंह इव, ठीक है। अगला है अगला देखेंगे, तीसरा नंबर हो जाएगा रूपक अलंकार में कर्मधारय। रूपक अलंकार में कर्मधारय, ठीक है। जहां भी रूपक अलंकार होगा उसमें भी कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है, क्योंकि रूपक अलंकार का भी एक पद होता है उपमेय और दूसरा क्या होता है, उपमान होता है। तो इस जहां भी रूपक अलंकार दिखेगा वहां भी कौन सा समास होगा, आपका कर्मधारय समास होगा। इसका विग्रह एव लगाकर किया जाता है। इसका विग्रह क्या लगाकर होगा, एव लगाकर किया जाता है। इसका विग्रह क्या लगाकर होता है, एव लगाकर किया जाता है, ठीक है। और हमने उपमा अलंकार वाला किस में पढ़ा था, एव लगाकर किया जाता है। और जहां रूपक अलंकार होगा वहां किस में होगा, वहां एव में होगा। और जहां उपमा होगा वहां किस में होता था, वहां आपका इव में होता था। इव मीन्स होता है समान, इव का अर्थ क्या होता है, समान, ठीक है। तो हम देखते हैं रूपक अलंकार जहां भी होगा उसमें भी एक पद उपमेय होगा, दूसरा उपमान होगा, तो वहां कौन सा समास होता है, आपका कर्मधारय समास होता है। हमने उदाहरण के तौर पे लिखा विद्याधनम, क्या लिखा, विद्याधनम, अर्थात विद्या रूपी धन। तो क्या हो जाएगा, विद्या एव धनम। इसका क्या हो गया, विद्या एव धनम, ठीक है। क्या हो गया, विद्या एव धनम। इसका जो विच्छेद होगा वो क्या होगा, विद्या एव धनम। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमने लिखा शोकाग्नि, शोकाग्नि, तो क्या हो जाएगा, शोक एव अग्नि, अर्थात शोक रूपी अग्नि। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शोक रूपी अग्नि, ठीक है। इसी प्रकार से हमने लिखा क्रोधाग्नि, क्या लिखा, क्रोधाग्नि, तो क्या हो जाएगा, क्रोध एव अग्नि, अर्थात क्रोध रूपी अग्नि। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्द। हमने पढ़ा रूपक अलंकार में कौन सा समास होता है, कर्मधारय। इसका विग्रह किसमें होता है, एव लगाकर किया जाता है। तीन उदाहरण है इसके, विद्याधनम अर्थात विद्या रूपी धन, इसका समास विग्रह क्या होगा, विद्या एव धनम। इसी प्रकार से हमने पढ़ा शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि अर्थात शोक एव अग्नि, शोक एव अग्नि अर्थात शोक रूपी अग्नि।
इसी प्रकार से क्रोधाग्नि का हो जाएगा क्रोध एव अग्नि, अर्थात क्रोध रूपी अग्नि। तो इसमें एक पद उपमेय है, दूसरा उपमान, लेकिन दोनों पदों में रूपक अलंकार हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो गया आपका? कर्मधारय समास हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला होगा आपका 14 हो जाएगा उभय पद। उभय पद विशेषण, उभय पद विशेषण कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय समास, अर्थात जहां दोनों पद कैसे हो? विशेषण हो। उभय मीश होता है दोनों, उभय मीश क्या होता है? दोनों होता है। कहने का तात्पर्य जिसके दोनों पद विशेषण होते हैं वहां भी कौन सा समास होता है? वहां भी कर्मधारय समास होता है। जहां दोनों पद कैसे हो? विशेषण हो, तो वहां भी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दो एक बार एग्जाम में आपको यूपीटेट में पूछा जा चुका है कि इसमें कौन सा समास है। बहुत से बच्चों ने द्वंद्व समास कर दिया था, लेकिन इसका नियम किस में जाता है? कर्मधारय में। ठीक है, क्योंकि देखने में क्या लगता है? देखने में ये द्वंद्व समास लगता है, द्वंद्व समास की इसमें अर्थ निकलने लगता है, इसलिए बहुत सारे बच्चे द्वंद्व समास कर देते हैं, जबकि इसमें कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों पद कैसे होंगे? विशेषण होंगे। दोनों पद कैसे होंगे? विशेषण होते हैं, तब वहां कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। इसका विग्रह, इसका विग्रह च लगाकर किया जाता है, च लगाकर किया जाता है। ठीक है, ये देखने में द्वंद्व समास लगता है, लेकिन द्वंद्व समास नहीं द्वंद्व समास में नहीं जाता। ये किस में जाता है? ये द्वंद्व समास में नहीं जाता है, किस में जाता है? कर्मधारय में जाता है। देखो, हमने लिखा शीतोष्णम, क्या लिखा? शीतोष्णम, अतः शीत और उष्ण क्या हो जाएगा? शीतोष्णम का शीत और उष्ण, शीतोष्णम का क्या होगा? शीत और उष्ण। ठीक है, तो शीतोष्णम का क्या होगा? शीत और उष्ण। अतः ठंडा और गर्म, तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? शीतम च उष्णम च। ठीक है, शीतम च उष्णम च, अतः ठंडा और गर्म। अब देखो, ठंडा भी एक विशेषण है और गर्म भी एक विशेषण है। तो वही हमने बताया, जहां भी दो पद कैसे हो? विशेषण हो। दोनों पद कैसे हो? विशेषण हो, तो वहां कौन सा समास होता है? कर्मधारय होता है, ना कि द्वंद्व। द्वंद्व नहीं होगा कभी भी, कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। देखो, शीत में होता है ठंडा, उष्ण में गर्म। अब देखो, पानी ठंडा है, अब पानी की विशेषता क्या है? ठंडा, इसलिए ठंडा यहाँ पे विशेषण हुआ। इसी प्रकार से पानी गर्म है, तो पानी की विशेषता क्या हुई? गर्म, तो गर्म भी यहाँ पे क्या हो गया? एक विशेषण हो गया। तो वही बताया गया, जहां उभय पद कैसे हो? विशेषण हो, वहां कौन सा समास होता है? वहां कर्मधारय समास होता है। इसी प्रकार से हमने लिखा पीत कृष्ण, क्या लिखा? पीत कृष्ण। अब देखो, कृष्ण मीन्स काला है, यहाँ पे पीत मीन्स पीला है, तो क्या हो जाएगा? पीतः च कृष्णः च, पीतः च कृष्णः च, अर्थात पीला और काला। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? पीला और काला। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पीला और काला। इसका क्या हो जाएगा? शीत और उष्ण। शीत मीन्स होता है ठंडा, उष्ण मीन्स होता है गर्म। ठीक है, अगला हम देखते हैं, इसी को और उदाहरणों को देखते हैं। हमने लिखा श्वेत कृष्ण, क्या लिखा? श्वेत कृष्ण, अतः सफेद और काला। क्या हो गया? सफेद और काला, तो क्या हो जाएगा? श्वेतः च कृष्णः च, क्या हो जाएगा? श्वेतः च कृष्णः च। इसी प्रकार से हमने लिखा चराचरम, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण था ये एक बार एग्जाम में आ चुका है यूपी टेट में, इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता कि दोबारा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण होता है, इसलिए ज्यादातर पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से शीतोष्णम भी बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि इसमें कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास होगा, लेकिन वो द्वंद्व समास ना होकर कौन सा हो जाता है? कर्मधारय हो जाता है।
तो देखते हैं चराचरम, तो क्या हो जाएगा, चरम च अचरम च, चरम च अचरम च। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग इसका, जिससे कि आप बाद में शिकायत ना कर पाए कि सर हम लिख नहीं पाते हैं, तब तक आप आगे बढ़ जाते हो, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते हो। तो आज ले लीजिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया, अगला नंबर होगा द्विगु समास। अगला कौन सा होगा, द्विगु समास। ठीक है, अगला कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। इसके क्या होता है, द्विगु समास, जब कर्मधारय समास का प्रथम शब्द संख्यावाची होता है तब वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, तो एक कर्मधारय का एक भेद होता है, जब कर्मधारय समास का, जब कर्मधारय समास का प्रथम शब्द, जब कर्मधारय समास का प्रथम शब्द संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहते हैं। इसका विग्रह, इसका विग्रह समाहार लगाकर किया जाता है, समाहार लगाकर किया जाता है। ठीक है, इसको हम दो प्रकार से परिभाषा को पढ़ सकते हैं। जब कर्मधारय समास का प्रथम शब्द कैसा हो जाता है, संख्यावाची हो जाता है, तो भी वो एक विशेषण का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, विशेषण का रूप ले लेता है। तो उसको हम कर्मधारय में ना मानकर उसका कर्मधारय का एक भेद अलग हो जाता है, जिसका नाम है द्विगु समास, तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसका प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची, और जो द्वितीय पद होता है वो संज्ञा होता है। समस्त पद एक समाहार का बोध कराता है। दूसरे शब्दों में देख लो, इसका या करके, इसका प्रथम पद संख्यावाची तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा होता है। समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है, का बोध कराता है। ठीक है, ये परिभाषा होती है द्विगु समास की। हम द्विगु समास को दो रूपों में पढ़ सकते हैं। जब कर्मधारय समास का प्रथम शब्द कैसा हो, संख्यावाची हो, और द्वितीय पद कैसा हो, संज्ञा हो, तो वहां कौन सा समास होता है, वहां कर्मधारय समास होता है। ठीक है, या इसका प्रथम पद या पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाची, क्या होगा, संख्यावाची, तथा द्वितीय पद कैसा होगा, संज्ञा। और समस्त पद किसका बोध कराता है, एक समूह या समाहार का बोध कराता है। किसका बोध कराता है,
एक समूह या समाहार का बोध कराता है, इसलिए वहां पर कौन सा समास हो जाता है, दुग समास होता है। देखिए दुग समास में ही अपने में पहला शब्द कैसा है, दुई। दुई मीन्स होता है दो, गो मीन्स गाय। गाय क्या होगी, यहाँ संज्ञा शब्द हो गई। दुई मीन्स क्या हो गया, दो संख्यावाची शब्द हो गया। तो कहने का मतलब दुग समास से अपने आप से भी हो जाता है कि प्रथम शब्द कैसा होगा, संख्यावाची। दूसरा शब्द क्या होगा, एक संज्ञा शब्द होगा। और समस्त पद किसका बोध कराएगा, एक समूह या समाहार का बोध कराता है। तो वहां कौन सा समास माना जाता है, दुग समास माना जाता है। कौन सा मान लिया जाता है, दुग समास मान लिया जाता है। देखते हैं इनके हमने लिखा अष्टाध्यायी। पहला उदाहरण क्या लगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, महर्षि पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है, महर्षि पाणिनि की रचना है। देखो अष्ट, यहाँ पे अष्ट आ रहा है, अष्ट मीन्स 8। यहाँ पे पहला शब्द क्या हो गया, संख्यावाची हो गया। अध्याय, अध्याय क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई। तो वही बताया गया इसका प्रथम पद संख्यावाची है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो गया, अष्टाध्यायी होगा। तो अष्टाध्यायी एक पुस्तक का नाम है जो व्याकरण शास्त्र का एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की, महर्षि पाणिनि ने की। इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में किसका वर्णन मिलता है, सूत्रों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वही बताया गया था 8 अध्यायों का समूह। तो क्या हो जाएगा, अष्टानाम, अष्टानाम 8 अध्यायों का। ठीक है, 8 अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अर्थात 8 अध्यायों का समूह। इसका समास विग्रह हिंदी में क्या होगा, 8 अध्यायों का समूह। ठीक है, 8 अध्यायों का आ रहा है ना, का किसका होता है, संबंध कारक का होता है, इसलिए इसमें संबंध कारक की षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हुआ। और अध्याय में भी कौन सा हो गया, षष्ठी बहुवचन का प्रयोग हो गया, अर्थात 8 अध्यायों का समूह। देखिए जो पूर्व पद में जो विभक्ति है वही किसमें हुई, वही उत्तर पद में ही विभक्ति हो गई। ठीक है, जो पूर्व पद में विभक्ति है वही किसमें होगी, उत्तर पद में। तो वही बताया गया था इसकी जो दोनों विभक्तियां होती हैं कैसी होती हैं, समान होती हैं, या इसके दोनों अधिकरण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा त्रिभुवनम, क्या लिखा, त्रिभुवन। आप देखो भुवन के पहले क्या लगा है, त्रि। त्रि एक संख्यावाची शब्द होता है, तो हमें पता है यहाँ पर भुवन के पहले त्रि आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा समास हो गया, दुग समास हो गया। तो क्या हो जाएगा, त्र्याणाम, क्या हो जाएगा, त्र्याणाम भुवना नाम, त्र्याणाम भुवना नाम समाहारः, क्या हो जाएगा, समाहारः, अर्थात 3 भुवनों का समूह। क्या हो जाएगा, 3 भुवनों का समूह। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमने लिखा पंचगवम। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये पंचगवम, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, ये वाला उदाहरण दुग समास से सर्वाधिक पूछा जाने वाला उदाहरण है। पंचगवम अर्थात 5 गायों का समूह। तो क्या हो जाएगा, पंचानाम गवाम समाहारः, अर्थात 5 गायों का समूह। क्या हो जाएगा, 5 गायों का समूह। इसी प्रकार से हो जाएगा पंचपात्रम। क्या हो गया आपका, पंचपात्रम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पंचानाम। बनाइए आप लोग साथ साथ बनाओ, पंचानाम पात्राणाम। यहाँ पे ना किसने बदल जाएगा, ड़ा में, और समाहार हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात 5 पात्रों का समूह। कितने पात्र हैं यहाँ, 5 पात्रों का बताया गया। अगला हो जाएगा पंचवटी। क्या हो जाएगा आपका, पंचवटी। देखो वट वृक्ष, वट के पहले 5 आया है, तो क्या हो जाएगा, पंचानाम। आगे क्या होगा, वटानाम समाहारा, अर्थात 5 वटों का समूह। ठीक है, समाहारः। इसी प्रकार से हमने लिखा त्रिलोकी। क्या लिखा, त्रिलोकी। लोक के आगे क्या लगा है, 3 आ रहा है, संख्यावाची शब्द आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, त्र्याणाम लोकानाम समाहारः, अर्थात 3 लोकों का
क्या हो गया आपका समूह हो गया, 3 लोगों का क्या हो गया समूह हो गया। जल्द से जल्द लिखते चलें साथ साथ में भी। इसी प्रकार से हमने लिखा चतुर्युगम। चतुर्युगम, अब देखो युग के आगे क्या लगा है, चतुर आ रहा है, संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो क्या हो जाएगा चतुर्णाम। चतुर्णाम युगानाम। युगानाम आगे क्या होगा समाहारः। इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, सभी लोग, जहां समझ में ना आए उसके लिए सभी लोगों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि पंचगव्यम में कौन सा समास है या पंचगव्यम का विच्छेद विग्रह क्या है, तो ये ध्यान रखना होगा। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमने लिखा शताब्दी। क्या लिखा शताब्दी। अब देखो इसमें भी पहला शब्द क्या आ गया संख्यावाची आ गया शत। शत मीन्स होता है 100, शत मीन्स कितना होता है 100। तो शताब्दी में कौन सा समास है पूछ लेता है, तो कौन सा हो जाएगा दुख समास। तो इसका समास विग्रह क्या होगा शता नाम अब्दा नाम समाहारः। अतः शता नाम अब्दा नाम समाहारः, अतः 100 वर्षों का समूह। कितने वर्षों की बात हो रही है यहाँ पे 100 वर्षों की हो रही है। इसी प्रकार से हमने लिखा सप्तशती अतः 700। सप्तशती का मतलब क्या हो गया 700। तो क्या हो जाएगा सप्ता नाम शती नाम समाहारः, अर्थात 700 संख्याओं का समूह। क्या हो जाएगा 700 संख्याओं का 700 संख्याओं का समूह। ठीक है। इसी प्रकार से हमने लिखा पंचग्रामम। क्या लिखा पंचग्रामम। अब देखो ग्राम के पहले क्या लगा है 5 लगा है, तो क्या हो जाएगा पंचानाम। साथ साथ उच्चारण करते चलिए पंचानाम। ग्रामाणाम क्या हो जाएगा पंचानाम ग्रामाणाम समाहारः। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा शतानाम होगा, यहाँ गलत लग गया था। इसी प्रकार से हमने लिखा चतुर्फलम। क्या लिखा चतुर्फलम। तो क्या हो जाएगा चतुर्णाम फलानाम समाहारः, अर्थात 4 फलों का समूह। क्या हो जाएगा 4 फलों का समूह।
इसी प्रकार से हमने लिखा त्रिफला। त्रिफला एक चूर्ण का नाम होता है। पेट में जब कब्ज हो जाता है तब इसका सेवन किया जाता है। कब्ज से मुक्ति पाने के लिए किस चूर्ण को भोग किया जाता है? त्रिफला का। रात में सोते समय गर्म पानी या गर्म दूध से गुनगुना होना चाहिए हल्का, तब इसका सेवन किया जाता है। ठीक है, तो वही त्रिफला है। इसमें 3 फलों का समूह होता है, तो क्या हो जाएगा? त्रियाणाम। क्या हो जाएगा? त्रियाणाम। फलानाम समाहारः। अतः कितने फलों का समूह है? 3 फलों का समूह है, तब उसे क्या बोलेंगे? त्रिफला। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आपका दुख समास खत्म हुआ। तो जो भी आगे होगा, तो दुख समास के बाद अब हम जितने भी, जैसे कि अन्य तत्पुरुष भी रह गया है, जिसमें कि आपका नए तत्पुरुष आ जाएगा, आलुक तत्पुरुष आ जाएगा, उपपद तत्पुरुष आ जाएगा, प्रादि तत्पुरुष आ जाएगा। ठीक है, तो इन समासों का हम कल अध्ययन करेंगे, जब भी नेक्स्ट टाइम का मतलब जब भी क्लास लगेगी हमारी होली के बाद। तो आपको इवेंट के माध्यम से सूचना मिल जाएगी कब क्लास होगी, तो उस क्लास को लेना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। होली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।